बिकॉज काफ़ी टफ रहा होगा जब अब 13 अक्टूबर से। देखिए, शुरुआत में निश्चित रूप से जैसा मैंने पहले भी बताया है कि 11 दिनों तक तो एक छोटी सी कोठरी थी, उसी में रखा गया और मेडिकल चेकअप के लिए बाहर ले जाया जाता था। किसी से मिलने बात करने की इजाज़त थी नहीं, पुलिस वालों की सुरक्षा रहती थी। और उसके बाद फिर मैंने जेल के अधिकारियों से बात की कि भाई जो सामान्य कैदी के अधिकार हैं वो अधिकार हमें मिलने चाहिए। जब उनकी गिनती खुलती है, जब वो बाहर निकल सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, तो उतना तो हमें भी आप इजाज़त दीजिए। फिर जेल के अधिकारियों ने पुलिस की सिक्योरिटी में कुछ वक्त तय किए कि किस समय हम कहाँ पे जाएंगे, कब बैडमिंटन खेलना है, कब म्यूजिक रूम में जाना है, कब हॉस्पिटल ओपीडी जाना है। तो वो सारा कुछ उसके हिसाब से फिर चला। और इन 6 महीनों का इस्तेमाल मैंने किताबें पढ़ने में खूब किया, क्योंकि मोबाइल होता नहीं था, समय बहुत मिला। और नेल्सन मंडेला जी को पढ़ा, गांधी जी को पढ़ा, और ये पढ़ा कि गांधी जी की पहली गिरफ्तारी साउथ अफ्रीका में हुई थी। आप सोचिए कितने साहस के लोग थे हमारे ये महापुरुष, और उन्होंने अपनी लड़ाई की शुरुआत वहाँ से की। और भगत सिंह जी को पढ़ा, डॉक्टर लोहिया को पढ़ा, जाति प्रथा पे उनकी एक बड़ी अच्छी किताब थी। अशफाकुल्ला जी को पढ़ा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो एक महान क्रांतिकारी थे, उनके जीवन को पढ़ा। तो ये एक अच्छा काम हुआ अगर आप दूसरी दृष्टि से देखें। और मेरा आत्मबल बहुत मजबूत हुआ उन 6 महीनों के अंदर। जेल की जो यात्रा रही वो इस हिसाब से एक और हमारे लिए आगे का रास्ता मजबूत करेगी कि अब बाहर निकल के मैंने ये फैसला किया कि और मजबूती से लड़ना है वर्तमान की तानाशाह सरकार से। क्योंकि आपको अब तय करना होगा कि अग्निवीर लाने वाली सरकार, महंगाई लाने वाली सरकार, बेरोजगारी लाने वाली सरकार, किसानों पर गोलियां चलाने वाली सरकार, उनको आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली सरकार, इसके खिलाफ आपको लड़ना है या डरना है। तो मैंने ये फैसला किया कि नहीं, तो लड़ना है इनसे, और इनसे आवाज़ इनके खिलाफ उठानी है। और मैं समझता हूँ कि अब 6 महीने पूरे हो गए, जेल से बाहर आ गया, अपनी लड़ाई मैंने शुरू कर दी फिर से। तो जो है हम लोग ने आपकी फैमिली को देखा, आपकी वाइफ काफ़ी स्ट्रांगली जो है उस दौरान रही। हाँ, लेकिन इंटरनली एक फैमिली का कैसे आप लोगों ने निश्चित रूप से मतलब मैं ऐसा कहूँगा तो शायद गलत होगा। हर परिवार को ऐसी परिस्थिति से गुजरना तो बहुत मुश्किल होता है, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, पत्नी के लिए। तो वो मुश्किल वक्त तो होता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप उस मुश्किल वक्त में भी मजबूती से खड़े रह सकते हैं, ये आपकी परीक्षा होती है। और मैं इतना सावधान रहता था कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी परिवार वालों के साथ, तो वो रिकॉर्डिंग होती है 15 मिनट की जो बातचीत होती है। और मैं प्रयास करता था कि मैं वहाँ पर जेल की कहानियाँ, किस्से, घटनाएं सुनाकर उन लोगों को हंसाऊं। और मैंने पहले दिन याद है जब घर वालों ने पूछा कि कैसे हो, कैसी तबीयत है, तो मैंने उनसे कहा कि आज के बाद कभी ये मत पूछना कि तुम कैसे हो, ये पूछना कि जेल वाले कैसे हैं। तो फिर घर वाले पूछते थे कि भाई जेल वाले कैसे हैं। तो किसी को रोने की इजाज़त नहीं थी। मैंने कहा कि कोई भी एक कार्यकर्ता या कोई परिवार का सदस्य, उसकी आंख में आंसू नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और जो ऊपर बैठे हुए लोग देखेंगे कि इनका परिवार रो रहा है या संजय सिंह मायूस हैं, तो वो बड़े खुश होंगे। तो मैंने ऐसा कभी कोई काम नहीं किया और बहादुरी से उस समय का निर्वाह किया, उस समय का सदुपयोग किया। आपका अंडर ट्रायल नंबर क्या था जो है? अब सेल नंबर हमारा 28 था वहाँ पे, जेल नंबर 2 थी। और बाद में जब केजरीवाल जी जेल नंबर 2 में आए तो फिर मुझे 5 नंबर जेल में भेज दिया गया। ये हुआ जबकि ये भी एक अजीब बात है, क्योंकि एक मामले के बाकी आरोपी जो है एक साथ रहते हैं जेल में, लेकिन हम लोगों के बारे में पता नहीं क्या धारणा है सरकार की। सिसोदिया जी अलग सेल में हैं, मैं जिस सेल में था, जिस जेल के अंदर था, वहाँ से मुझे निकाल के दूसरी जेल में कर दिया गया। फिर अरविंद केजरीवाल जी को उस जेल में लाया गया, सत्येंद्र जैन को दूसरी जेल में रखा है, विजय नायर को दूसरी जेल। तो पता नहीं कितना बड़ा अपराधी मानते हैं हम लोग।
तो सर आप जैसे कह रहे हैं कि पहले 11 दिन तो आपको बाहर नहीं निकलने दिया गया, लेकिन फिर आपका तो आपने वहाँ पे कैदियों से इंटरेक्शन किया इवन कि मैंने इस बात के लिए भी लड़ाई लड़ी कि भाई आप जो जहाँ पे हम जो वॉशरूम का एरिया है उसको आप सीसीटीवी कवर कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने 4 या 5 दिन के बाद उसका जो एंगल था कैमरे का वो चेंज किया। तो इस तरीके से 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हम लोग होते थे, तो इस तरीके से रहे। तो सर अब आप जैसे कह रहे हैं कि आपका मोराल एकदम हाई है, स्काई हाई एक तरह से, तो अब आगे का क्या स्ट्रैटेजी रहेगा? लोकसभा इलेक्शन बस 1.5 महीने में है, तो कैसे लोकसभा देखिए, इलेक्शन? पार्टी के लिए ही काम करना है, इसमें कहीं कोई दुविधा मन में है नहीं। जहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं वहां उनके लिए प्रचार करेंगे, जहां इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं वहां उनके लिए प्रचार करेंगे। और मेरा अपना ऐसा मानना है कि अगर मोदी जी चुनाव जीत रहे होते तो ये सब जो काम वो कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने का, ये काम नहीं करते। विपक्ष के लोगों के खाते सीज करना कांग्रेस पार्टी के, ये काम कतई नहीं करते वो। इसका मतलब कि घबराहट है कहीं ना कहीं, और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है, और उस घबराहट में वो ऐसे काम कर रहे हैं। कोई भी राजनेता हो, कोई भी राजनेता चुनाव के समय में ऐसे काम नहीं करेगा, क्योंकि एक हताशा है, हारने का डर है, सत्ता जाने का खौफ है मन में। तो इसलिए उन्होंने एक के बाद दूसरे मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने की मुहिम चलाई है, और मैं समझता हूं कि ये उल्टा पड़ रहा है उनको। लोगों की सहानुभूति हो रही है आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ जिस तरह से किया गया। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट का मुझे वक्त दे तो मैं आपको समझाता हूं कि किस गहरी साजिश के तहत केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल जी पे जो आरोप है वो जान लीजिए, 162 गवाह ईडी ने उनके बयान दर्ज किए, 294 गवाह सीबीआई ने उनके बयान दर्ज किए, 456 गवाह, 456 विटनेसेस में से मात्र 4 लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया, मात्र 4 लोगों ने। और वो किन परिस्थितियों में लिया, ये आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति है मंगुंटा रेड्डी, और ये साहब जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री के साथ, ये उनकी तस्वीर है। दूसरा, अभी ये चुनाव लड़ रहे हैं टीडीपी से, और ये प्रधानमंत्री की तस्वीर लगा के वोट मांग रहे हैं। 2024 के चुनाव में ये प्रधानमंत्री की तस्वीर लगा के वोट मांग रहे हैं। 16 सितंबर को ईडी ने इनके यहाँ छापा मारा था, ये कह के कि ये शराब घोटालेबाज है, और 10 फरवरी को इनके बेटे को गिरफ्तार किया था 2023 में, और 16 जुलाई तक बाप बेटे ने मिला के 10 बयान दिए। 2 बयान में केजरीवाल का नाम लिया, पहले के 6 बयान में बेटे ने नाम नहीं लिया, पहले के 2 बयान में पिता ने नाम नहीं लिया, ना मंगुंटा रेड्डी ने लिया ना राघव रेड्डी ने लिया। अंतिम के 2 बयान को ईडी ने सच माना, बाकी के 8 बयान को सच नहीं माना। जो केजरीवाल के पक्ष में थे वो सच नहीं माना, और जो केजरीवाल के खिलाफ लिए, जिसके बाद उनको बेल मिल गई, वो सच माना। 16 जुलाई को जैसे ही केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया राघव रेड्डी ने, 18 जुलाई 2023 को उसकी जमानत हो गई। अब तीसरा शख्स है शरद रेड्डी। 9 नवंबर 2022 को उसके यहां छापा पड़ता है, 10 नवंबर को उसकी गिरफ्तारी होती है। 10 नवंबर से लेकर 25 अप्रैल तक उसने 12 बयान दिए। 12 बयान में 10 बयान केजरीवाल के पक्ष में थे, केजरीवाल का कभी नाम नहीं लिया, केजरीवाल का कभी जिक्र नहीं किया। और 11वें 12वें बयान में, 2 बयान में जैसे ही उसने केजरीवाल का नाम लिया, कमर दर्द के नाम पर उसको जमानत मिल जाती है। और इन 10 बयानों के दौरान लगभग 6 महीने उसको जेल काटनी पड़ी, और 6 महीने के बाद उसने जैसे ही बयान दिया वो छूट के बाहर आ जाता है। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दरअसल ईडी की जांच के बाद असली शराब घोटाला शुरू हुआ। 10 नवंबर को गिरफ्तार होता है ये शख्स शरद रेड्डी, और 15 नवंबर को 5 करोड़ रुपए की नजराना पेशगी रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को देता है, और कुल मिलाकर 55 करोड़ रुपए की रिश्वत बीजेपी को देता है। भाई जो एक व्यक्ति जिसको आप किंग पिन कह रहे हैं, मैंने नहीं, ईडी ने किंग पिन कहा शरद रेड्डी को, और उस किंग पिन से बीजेपी ने 55 करोड़ रुपए ले लिए। क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को पता नहीं था? क्या उनके जितने भी बड़े नेता हैं उनको पता नहीं था 55 करोड़ रुपए ऐसे ही उनके खाते में आ गए?
बीजेपी वो पार्टी है जिसने 3,08,000 करोड़ रुपए के ठेके दिए और उसके बदले में हजारों करोड़ का चंदा लिया। बीजेपी वो पार्टी है जिसने कि ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स के छापे मरवा मरवा के हजारों करोड़ रुपए अलग अलग कंपनियों से चंदा दिया। तो ये जो रिश्वतखोरी और घोटाला किया है, दरअसल शराब घोटाला जो हुआ है वो तो बीजेपी ने किया है। इन पे सीबीआई क्यों नहीं जाती, इन पे ईडी क्यों नहीं जाती, इन पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों नहीं जाता, इनके नेताओं को बुला के पूछताछ क्यों नहीं की जाती, इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? है कोई जवाब? और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी जो पूरी तरह से निर्दोष हैं, उनको उठा के आपने जेल में डाल दिया। क्या गुनाह है केजरीवाल जी का? सबसे बेहतरीन सरकार चला रहे हैं दिल्ली में। हमारा बजट दोगुना हुआ जब से केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं। बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पे, माताओं बहनों की बस की यात्रा पे, 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने के मामले में, फरिश्ते स्कीम लाने के मामले में हर तरह से अनुकरणीय काम किया। यही बीजेपी वालों की आंख की किरकिरी है और ये गहरी साजिश रच के केजरीवाल को जेल में डाल दिया। और ये बयान जो छिपाए थे, मैं तो धन्यवाद दूंगा कोर्ट का कि उन्होंने कहा कि भाई कोई भी कागज मत छिपाइए, आप सारे कागजात इनके वकीलों को दिखाइए। जब हमारे वकीलों ने दिखाए तो उनके होश उड़ गए कि पहले के बयान जो छिपाया इन्होंने उसमें तो कभी केजरीवाल का नाम ही नहीं लिया इन लोगों ने, और बाद में केजरीवाल का नाम लेते उनको जमानत मिल जाती है। यही हुआ खेल। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप राजनीति कीजिए, लेकिन इस प्रकार से गंदी राजनीति देश भर के सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी, और विपक्ष को खत्म करने पे लगे हुए हैं। ये ठीक नहीं है। तो ऐसे में जैसे आप कह रहे हैं कि काफ़ी ऑड्स एकदम ऑपोजिशन के खिलाफ हैं, ऐसे टाइम पे सीएम साहब का ना होना कितना लोकसभा कैंपेन को इफेक्ट करेगा? बिकॉज वो आपके पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं। बिल्कुल 100% आपने सही बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं इसने हमारे कार्यकर्ताओं को और मजबूती दी है लड़ने के मामले में, काम करने के मामले में, लोगों तक उनका संदेश पहुंचाने के मामले में। तो हम लोग और 5 गुना ज़्यादा मेहनत करेंगे और लोगों तक जाएंगे। आज अरविंद केजरीवाल जी नहीं है तो उनकी वजह से जो कमी है उसको भरने का प्रयास करेंगे, और मैं समझता हूँ जनता भरेगी उस कमी को। हमने तो कहा है जेल का जवाब वोट से दो। तो संजय जी, आपका कैंपेनिंग में क्या रोल रहेगा? आपका आना वो तो पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ का मैटर है, बिकॉज पूरा शीर्ष वो पार्टी तय करेगी। मैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ शुरू से, जो पार्टी ने कभी भी कोई आदेश दिया तो उस पर काम किया है। सर, उस दिन जब आपका बेल ऑर्डर आया, आप आईएलबीएस में थे, तो आपका हेल्थ का? आईएलबीएस में मेरा ट्रीटमेंट पिछले 3-4 सालों से चल रहा है। और जब जेल में था तो पुलिस सिक्योरिटी में अपनी जांच के लिए जाता था और वापस आ जाता था। उस दिन आईएलबीएस जब मैं गया तो उसके पहले की एक रिपोर्ट आई जिसमें जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने कहा कि आपकी लीवर की बायोप्सी करनी पड़ेगी। तो उसके कारण से मुझे 24 घंटे एडमिट किया गया और लीवर की बायोप्सी की गई, और उसकी रिपोर्ट अब 2-4 दिन में संभवतः आ जाएगी। तो उसलिए गया था। सर, आपकी हेल्थ को लेके भी जो है चीज़ें बोली जा रही हैं कि आपका बीपी कंट्रोल में आ गया जब आप थे, लेकिन आपका वेट गेन हुआ है, ये सब बातें भी फ्लोट की जा रही हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए। तो इसका मतलब ये बीजेपी के लोग ये मान रहे हैं, और मैं तो समझता हूँ पूरे देश में ये संदेश जाना चाहिए कि हम लोगों को जेल में डाल के तुम सोचोगे कि हमारा मनोबल कहीं से कमज़ोर हो जाएगा, हमको कहीं से तुम नुकसान पहुंचाओगे, तो वो नहीं होगा। हम और मजबूती से काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर, इस टाइम पे सुनीता जी जो है काफ़ी एक उभर के आई हैं उन्होंने, तो जो है उनका अब आगे क्या रोल रहेगा पार्टी को लेके? बिकॉज अभी सौरभ जी ने हमसे एक इंटरव्यू में कहा कि वो एक बहुत की फैक्टर है पार्टी को एकजुट रखने में, कनेक्टेड रखने में। निश्चित रूप से उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और इस समय अगर कोई संवाद और बातचीत में है अरविंद केजरीवाल जी के, तो भाभी जी हैं। उनके माध्यम से ही निर्देश पार्टी के लोगों को पहुंचता है, क्योंकि उनकी ही बातचीत हो पा रही है इस समय। और उनके लिए तो बहुत ही भावुक क्षण है। मैं तो उस दिन जब जेल से बाहर आया, मैं मिलने गया, तो मैंने पहली बार उनकी आंखों में आंसू देखा।
तो ये जो हमारे परिवारों को जो कष्ट दिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को जो कष्ट दिया जा रहा है, लोगों के मन में जो तकलीफ हो रही है, उन बुजुर्गों के मन में जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, या उन बेटियों के मन में जो फ्री बस की यात्रा पाती हैं, या वो बच्चों के मन में जो अच्छी शिक्षा पाते हैं, तो ये जो तकलीफ उनको हो रही है, इसका कहीं ना कहीं हिसाब तो जरूर लेगी जनता। मनीष सिसोदिया जी की पत्नी पिछले 20 साल से एक बीमारी से ग्रसित हैं और बार बार वो बीमार होती हैं, तकलीफ में हैं, बावजूद इसके आपने उनके पति को जेल में रखा है। तो ये इन परिस्थितियों को भी हम लोग झेल रहे हैं और उस पर उनमें भी काम कर रहे हैं। तो इसमें पार्टी की एनर्जी भी काफ़ी इन सब में जा रही है, कोर्ट के केसेस लड़ने में, फैमिलीज़ को ऑफ कोर्स एक मॉरल और इमोशनल सपोर्ट इस टाइम पे प्रोवाइड करना है। तो ऐसे में जो है लोकसभा इलेक्शन के चलते कैसे आप लोग इतनी चीज़ें मैनेज करेंगे? एंड ऑफ कोर्स एक आप जो कह रहे हैं कि टारगेटिंग हो ही रही है लीडर्स की। बिल्कुल हो रही है टारगेटिंग, और मैं कह रहा हूँ ये अच्छी चीज़ नहीं, ये गलत परंपरा आप शुरू कर रहे हैं। अगर आप ये तानाशाही की परंपरा शुरू कर रहे हैं तो ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं रहेगा भारत के लोकतंत्र के लिए। तो लेकिन मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि जब मुश्किल वक्त है तो और मजबूती से काम करना पड़ेगा भाई, या तो डर के घर पे बैठ जाओ या और 4 गुना मेहनत करो। बस सर एक लास्ट सवाल, इस टाइम पे अभिषेक मनु सिंघवी जो एक कांग्रेस लीडर हैं, वो आप लोग का केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में। मैं हृदय से बहुत आभारी हूँ अभिषेक मनु सिंघवी जी का, और जिस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले में अपनी भूमिका निभाई है, देश के एक अद्भुत अधिवक्ता है, इसमें कोई इनकार कर ही नहीं सकता। उनके ज्ञान के बारे में, उनके कानूनी ज्ञान के बारे में तो कोई प्रश्न उठा ही नहीं सकता। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पे इन मुकदमों को अपनी लड़ाई समझ के जिस तरह से उन्होंने लड़ा है, वो मैं उसके लिए उनको नमन करता हूँ। और मुझे भी न्याय मिला माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, 3 जजों की बेंच से न्याय मिला। मैं आभारी हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। सर बस सर केजरीवाल जी, सिसोदिया जी, जैन जी, तीनों जेल में जो पार्टी की टॉप लीडरशिप है, आपको अभी रिलीफ मिला सुप्रीम कोर्ट से, तो पार्टी के फ्यूचर को लेके काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे में पार्टी का फ्यूचर क्या रहेगा, क्योंकि सिसोदिया जी को ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया जेल में। देखिए ऐसा है, मुझे लगता है अब वक्त आ रहा है कि जल्दी ही एक पीएमएलए कानून की भी जटिलता है, जिसमें कि जमानत जल्दी मिलना मुश्किल होती है, क्योंकि 2018 में ऐसे संशोधन इस कानून के अंदर किए गए। दूसरी बात यह है कि हमारे ये तीनों नेता जल्दी ही बाहर आएंगे, ऐसी उम्मीद है। चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, मनीष सिसोदिया जी हों, या सत्येंद्र जैन जी हों, ये लोग बाहर आएंगे और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, और मजबूती से काम करेंगे। और ये गलत किया है बीजेपी ने और मोदी जी ने, इसका एहसास उनको देर सवेर जरूर होगा। मैं तो कहता हूँ ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है, और जो काम वो लोग कर रहे हैं उसको जनता देख रही है। एक ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डालते हैं और भ्रष्टाचारियों को गले लगाते हैं प्रधानमंत्री जी, इस चीज़ को देश की जनता देख रही है। अच्छा सर, आपको भी कभी बीजेपी से ऑफर आया? जैसे अभी अतिशी जी ने थोड़े दिन पहले बोला था कि उन्हें ऑफर आया बीजेपी ज्वाइन करने का, तो आपको भी कभी ऐसा कोई ऑफर आया है? हमारी भाषा आपको सुनने के बाद आपको लगता है कि अरे सर आप देख ही रहे अभी क्या माहौल है। आपने आज जेल से 6 महीने निकलने के बाद भी अगर देखा हो तो उसके बाद कोई भाजपाई मुझे गालियां जरूर दे सकता है, मुझे कभी अप्रोच करने की कोशिश न किया है, न करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर, थैंक यू।